नमस्कार। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर कहा कि करप्शन की दुकान चलाने वाले उन्हें कितनी भी गालियां दें, यह मुहिम रुकेगी नहीं। पूरा प्लान तैयार है। 4 जून के बाद भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन और तेज होगा। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह मोदी सरकार का असर है कि दूसरे देशों में बैठे भारत के दुश्मनों को भी मौत का खौफ है। पाकिस्तान में बैठे आतंकवादियों को डर है कि पता नहीं कब हमारा राम नाम सत्य हो जाए। राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो सबसे पहले अग्निवीर योजना खत्म की जाएगी, किसानों की कर्ज माफी की जाएगी। आज मध्य प्रदेश में सिंधिया परिवार की चौथी पीढ़ी भी मैदान में दिखाई दी। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महाआर्यमन भी गुना की गलियों में घूमते दिखाई दिए। विदेश से पढ़कर लौटे हैं। महाआर्यमन का राजनीतिक अंदाज मैं आपको दिखाऊंगा आज की बात में। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी में शामिल तीनों पार्टियों के बीच सीट शेयरिंग पर फाइनल फैसला क्या हुआ? बारामती में सुप्रिया सुले के खिलाफ चुनाव लड़ रही अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार ने क्या कहा? राज ठाकरे बीजेपी को सपोर्ट करेंगे, महायुति में शामिल होंगे या नहीं? दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने आज कैसे अरविंद केजरीवाल की गैरहाजिरी में इलेक्शन कैंपेन शुरू किया और अब किस नारे पर चुनाव लड़ेगी केजरीवाल की पार्टी? और राहुल की रैली में आज बीजेपी उम्मीदवार का फोटो कैसे लगा? इन सब पर बात करेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात से। प्रधानमंत्री मोदी ने आज छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में इलेक्शन रैली की। मोदी सुबह सुबह छत्तीसगढ़ के बस्तर पहुंचे, जहां फर्स्ट फेज में 19 अप्रैल को वोटिंग होनी है। मोदी की रैली में जबरदस्त भीड़ जुटी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समेत छत्तीसगढ़ बीजेपी के सारे नेता मौजूद थे। सबसे पहले विष्णुदेव साय ने बताया कि पिछले 3 महीनों में उनकी सरकार ने असेंबली इलेक्शन के दौरान किए गए कौन कौन से वादे पूरे किए, धान की कितनी खरीद हुई, किसानों के खाते में कितना पैसा पहुंचा, आदिवासियों के लिए क्या क्या किया गया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपना रिपोर्ट कार्ड पेश किया। 10 साल में उनकी सरकार ने क्या क्या किया, सब कुछ बताया और कांग्रेस के जमाने में क्या क्या होता था उसकी याद भी दिलाई। मोदी ने कांग्रेस की सरकार पर आदिवासियों की अनदेखी का आरोप लगाया और इसके बाद अयोध्या के भव्य राम मंदिर को लेकर कांग्रेस पर निशाना लगाया। चूंकि छत्तीसगढ़ को भगवान श्री राम का ननिहाल कहा जाता है, मान्यता है कि रायपुर से करीब 30 किलोमीटर दूर माता कौशल्या का जन्म स्थान है। इसीलिए मोदी ने अपने भाषण में इसका भी जिक्र किया और कहा कि जो लोग राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकरा सकते हैं, वो इस देश की जन भावनाओं को क्या समझेंगे। मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा अपीजमेंट की पॉलिटिक्स की है और आज भी उसी रास्ते पर चल रही है। रामनवमी बहुत दूर नहीं है। इस बार अयोध्या में हमारे रामलला टेंट में नहीं बल्कि भव्य मंदिर में दर्शन देंगे। 500 साल बाद ये सपना पूरा हुआ तो इसकी सबसे अधिक खुशी प्रभु राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ को होना बहुत स्वाभाविक है। लेकिन कांग्रेस और इंडी गठबंधन राम मंदिर बनने से बहुत नाराज है। कांग्रेस के शाही परिवार ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकरा दिया। कांग्रेस के जिन नेताओं ने इस कदम को गलत बताया, उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया और एकाध दो जो अगर वहां पहुंच गए प्राण प्रतिष्ठा में, प्रभु राम के चरणों में सर झुकाया, तो उनको 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया। ये दिखाता है कि कांग्रेस तुष्टीकरण के लिए किसी भी हद को पार कर सकती है। कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र बनाया है उसमें भी मुस्लिम लीग की छाप है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने करप्शन का इशू उठाया और कहा कि जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तो करप्शन ही देश की पहचान बन गई थी। कांग्रेस को लगता था कि उसे लूट का लाइसेंस मिल गया है, लेकिन मोदी सरकार आने के बाद यह लूट का लाइसेंस छिन गया और करप्शन की दुकान पर ताला लग गया। इसलिए अब मोदी को गाली दी जा रही है, सर फोड़ने की धमकी दी जा रही है, लेकिन उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मोदी किसी से डरने वाला नहीं है। आजादी के बाद से कांग्रेस समझती थी कि उसे
देश को लूटने का लाइसेंस मिला हुआ है। 2014 में सरकार में आने के बाद मोदी ने कांग्रेस की लूट का लाइसेंस ही कैंसिल कर दिया है। और मोदी ये लाइसेंस इसलिए कैंसिल कर पाया क्योंकि आपने मोदी को लाइसेंस दिया था। अब आप बताइए, जब उनकी दुकान बंद हो गई, लूटने का लाइसेंस चला गया, तो मोदी को गाली देंगे कि नहीं देंगे? मोदी ने जब घोटालेबाजों का रास्ता रोका, जब बिचौलियों की कमाई बंद की, तब से इनका पारा 7वां आसमान पर पहुंच गया है। ये मोदी के साथ बढ़ के ये लाठी से मोदी का सिर फोड़ने की धमकी दे रहे हैं। मोदी गरीब का बेटा है, सिर ऊंचा रख करके चलता है। मोदी इनकी धमकियों से डरने वाला नहीं है। कोई घर में घुस आए और लूटपाट करने लगे तो परिवार का हर सदस्य उससे भीड़ जाता है। मोदी के लिए तो मेरा भारत, मेरा परिवार है। मैं भी अपने देश को, अपने परिवार को लूटपाट से बचाने में जुटा हूं। राहुल गांधी भी आज मध्य प्रदेश के आदिवासी इलाकों में कैंपेन कर रहे थे। राहुल ने सिवनी और शहडोल में 2 पब्लिक मीटिंग्स की। इन दोनों रैलियों में राहुल गांधी ने वही बातें कही जो वो मध्य प्रदेश में असेंबली इलेक्शन के दौरान कह चुके हैं। राहुल गांधी ने सबसे पहले आदिवासी और वनवासी, इसके फर्क का मुद्दा उठाया। कहा बीजेपी आदिवासियों को मूल निवासी मानती नहीं है। बीजेपी आदिवासियों से जल, जंगल, जमीन सब छीन लेना चाहती है और अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो आदिवासियों को उनका हक मिलेगा, सम्मान मिलेगा। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस की सरकार सबसे पहले जातिगत जनगणना करवाएगी, पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों को उनका हक देगी और इसके बाद राहुल गांधी अपने फेवरेट टॉपिक पर आ गए। राहुल गांधी ने इल्जाम लगाया कि नरेंद्र मोदी देश के आम लोगों का पैसा उद्योगपतियों की जेब में डाल रहे हैं, देश की सारी पूंजी कुछ लोगों के हाथ में दे रहे हैं। कांग्रेस की सरकार आई तो उद्योगपतियों का नहीं, किसानों का कर्ज माफ होगा, नौजवानों को रोजगार की गारंटी देंगे। नरेंद्र मोदी जी के राज में 22 लोग हैं, अरबपति हैं, जिनके पास उतना ही धन है जितना हिंदुस्तान के 70 करोड़ लोगों के पास है। 22 लोगों के पास नरेंद्र मोदी जी ने 22 लोगों को इतना अमीर बना दिया कि अगर आप उनके धन को देखें तो उनके पास 22 लोगों के पास इतना धन है जितना 70 करोड़ हिंदुस्तानियों के पास है। नरेंद्र मोदी जी ने आदिवासी युवाओं की शिक्षा के लिए कर्जा माफ नहीं किया, छोटे दुकानदारों का कर्जा माफ नहीं किया, किसानों का कर्जा माफ नहीं किया, मजदूरों का कर्जा माफ नहीं किया, मगर सबसे बड़े अरबपतियों का 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ किया है। नरेंद्र मोदी जी ने 22 लोगों का इतना कर्जा माफ किया जितना मनरेगा को चलाने में 24 साल चलाने में लगता है। सिवनी के बाद राहुल गांधी ने शहडोल में भी यही बातें दोहराई। राहुल गांधी ने बेरोजगारी का इशू उठाया और फिर अग्निवीर योजना पर निशाना लगाया। शहडोल की रैली में राहुल गांधी ने एक इंटरेस्टिंग बात कही। उन्होंने कहा कि अगर केंद्र में उनकी सरकार बनी तो अग्निवीर स्कीम को खत्म कर देंगे, क्योंकि सेना भी इस योजना के खिलाफ है। मैं आपको साफ बता दे रहा हूं, जैसे ही हमारी सरकार आएगी ये अग्निवीर योजना है, इसको हम रद्द कर देंगे, खत्म कर देंगे, उड़ा देंगे इसको। और मजे की बात सुनिए, ये अग्निवीर योजना आर्मी को भी अच्छी नहीं लगती। ये अगर आप सेना से पूछें कि आप अग्निवीर को चाहते हो, सेना ही आपको कहेगी नहीं, हमें नहीं चाहिए, इससे हमारा नुकसान हो रहा है, इससे देश का नुकसान हो रहा है। अग्निवीर योजना
प्राइम मिनिस्टर ने बनवाई है। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से निर्णय लिया गया है कि अग्निवीर योजना होनी चाहिए। सेना इसके खिलाफ है। अगर सेना चाहती तो मैं स्टेज से कभी नहीं कहता कि हम अग्निवीर को रद्द कर देंगे। सेना चाहती है कि अग्निवीर रद्द हो और इसीलिए हम अग्निवीर को रद्द करने जा रहे हैं। लेकिन सिवनी की रैली में एक गड़बड़ी हो गई। राहुल गांधी की रैली में मंच पर जो होर्डिंग लगा था उसमें बीजेपी उम्मीदवार की फोटो भी लगी हुई थी। असल में हुआ यह कि राहुल जिस धनौरा गांव में रैली के लिए आए थे वो मंडला लोकसभा क्षेत्र में आता है। यहां से कांग्रेस ने ओंकार सिंह को मैदान में उतारा है। बीजेपी की तरफ से केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते उम्मीदवार हैं। राहुल की रैली में मंच पर फग्गन सिंह कुलस्ते की फोटो लगी हुई थी। हैरानी की बात यह कि कांग्रेस के किसी नेता का, किसी कार्यकर्ता का इतनी बड़ी बात पर ध्यान नहीं गया। और जब मीडिया के कैमरों ने यह तस्वीर दिखानी शुरू कर दी तो कांग्रेस के नेता हड़बड़ा गए। अब चूंकि पूरा का पूरा होर्डिंग बदलने का उस वक्त नहीं था तो आनन फानन में फग्गन सिंह कुलस्ते की तस्वीर को ढक दिया गया। लेकिन इससे भी बात नहीं बनी। कांग्रेस के विधायक रजनीश सिंह की फोटो का कहीं से जुगाड़ किया गया और उस फोटो को फग्गन सिंह कुलस्ते की फोटो के ऊपर चिपका दिया गया। लेकिन तब तक तो बात हाथ से निकल चुकी थी। बीजेपी को कांग्रेस पर तंज कसने का एक और मौका मिल गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस खुद का मजाक बनवा रही है। उन्होंने कहा कि इससे पता लगता है कि कांग्रेस चुनाव को लेकर कितनी सीरियस है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि कांग्रेस दरअसल अपनी हार पहले ही मान चुकी है। हालांकि अब कांग्रेस के ये नेता कह रहे हैं कि पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गलती से फग्गन सिंह कुलस्ते की फोटो लगा दी। लेकिन बड़ी बात यह नहीं है। सवाल यह है कि अगर हर बार राहुल गांधी की रैली में ऐसी कोई ना कोई गड़बड़ी कैसी हो जाती है। कभी राहुल गांधी खुद गड़बड़ी कर देते हैं और जब उनकी तरफ से सब ठीक होता है तो कांग्रेस के नेता गड़बड़ कर देते हैं। अब एमपी के राहुल के भाषण से ज्यादा इस बात की चर्चा हो रही है कि राहुल की रैली में बीजेपी के फग्गन सिंह कुलस्ते की तस्वीर कैसे लगी, किसने लगाई। छत्तीसगढ़ के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए महाराष्ट्र में मोदी के तेवर ज्यादा तल्ख थे। उन्होंने कांग्रेस के साथ साथ इंडिया अलायंस पर भी जोरदार हमला बोला। कांग्रेस और इंडिया अलायंस पर देश को बांटने का इल्जाम लगाया, महाराष्ट्र की उपेक्षा का आरोप लगाया और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की तारीफ की। कहा कि बाला साहेब के विचारों को एकनाथ शिंदे ही आगे बढ़ा रहे हैं। इसके बाद मोदी ने एनडीए और इंडिया अलायंस का फर्क समझाया। कहा कि एनडीए की सरकार लोगों के लिए काम करती है, बड़े फैसले लेती है, लेकिन इंडिया अलायंस का सिर्फ एक मकसद है, सत्ता पाओ, मलाई खाओ। 2024 लोकसभा चुनाव स्थिरता बनाम अस्थिरता के बीच का चुनाव है। एक और भाजपा एनडीए है जिसका ध्येय है देश के लिए कड़े फैसले लो, बड़े फैसले लो। दूसरी ओर कांग्रेस और इंडी गठबंधन है जिसका मंत्र है जहां भी सत्ता पाओ, खूब मलाई खाओ। इंडी गठबंधन ने हमेशा देश को अस्थिरता में झोंका है। एक स्थिर सरकार क्यों और कितनी जरूरी होती है, ये महाराष्ट्र से बेहतर और कौन जानेगा। इंडी अलायंस की केंद्र में जब तक सरकार रही, महाराष्ट्र की लगातार उपेक्षा होती रही। इसके बाद नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को कड़वा करेला बताया। कहा करेले को घी में पकाओ, तेल में पकाओ, शक्कर के घोल में डुबो दो, रहता कड़वा ही है। कड़वे करेले को घी में तले या शक्कर में घोले, वो फिर भी कड़वा का ही कड़वा ही रहता है। ये कहावत कांग्रेस पर सटीक लागू होती है कि नहीं होती है? होती है। वो सुधर ही नहीं सकते, वो कभी नहीं बदल सकते। अपनी करतूतों के कारण आज कांग्रेस पार्टी देश के भीतर जन समर्थन खो चुकी है।
इसलिए अब कांग्रेस खुलकर बांटो और राज करो के खेल पर उतर आई है। अभी 2-3 दिन पहले ही कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक और बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मोदी देश में जहां जाता है दूसरे राज्यों में जाकर के वहां कश्मीर और आर्टिकल 370 की बातें क्यों करता है। आप मुझे बताइए, क्या ये कांग्रेस की विभाजनकारी सोच है कि नहीं है? कश्मीर हमारा है कि नहीं है? पूरे हिंदुस्तान का है कि नहीं है? हमारा सिरताज है कि नहीं है? क्या कश्मीर के लिए ये भाषा हमें मंजूर है? जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने दिल्ली सल्तनत से मोर्चा लिया था, तब उन्होंने क्या ये कहा था कि दिल्ली में जो हो उसे मेरा क्या वास्ता? क्या कभी छत्रपति शिवाजी महाराज ने कहा था? आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी महाराष्ट्र में रैलियां की। नागपुर, वर्धा और भंडारा में योगी की पब्लिक मीटिंग्स हुई। नागपुर में योगी केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के कैंडिडेट नितिन गडकरी के घर गए, उनके परिवार से मिले और उसके बाद वहां पर उन्होंने चुनावी सभा की। योगी ने पहली जनसभा वर्धा में की, जहां उन्होंने मोदी सरकार के काम गिनाए और कहा कि आज नरेंद्र मोदी की सरकार पर सिर्फ देश की जनता कोई भरोसा नहीं है, बल्कि दुनिया में भी भारत का सम्मान बढ़ा है। अब पाकिस्तान भी मानने लगा है कि कुछ गड़बड़ की तो भारत घर में घुसकर मारेगा। दुश्मन देश भारत की सीमा में घुसते थे, सीमाओं का अतिक्रमण होता था, सरकारें आंखें बंद कर देती थी। अब कोई सीमा का अतिक्रमण नहीं करता है। मैं तो 4 दिन पहले ब्रिटेन के एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र द गार्डियन को पढ़ रहा था। उसमें उसने एक समाचार प्रकाशित किया था जिसमें उसने कहा कि पाकिस्तान के अंदर 2 वर्ष पहले 20 आतंकवादी चुन चुन करके, दुर्दांत आतंकवादी चुन चुन करके मारे गए और इसका शक पाकिस्तान ये मानता है कि सब भारत ने कराया है। यानी इसका मतलब जिस पाकिस्तान में मुंबई विस्फोट के अपराधी वे आतंकवादी छुपे हुए हो, उस पाकिस्तान में भी अब आतंकवादी सुरक्षित नहीं है। अब दुनिया भी इस बात को स्वीकार करने लग गई है। ये चीजें आज दिखती है कि किस ओर भारत ने जैसे जो किया, दुश्मन भी अब भारत की सीमाओं का अतिक्रमण भी नहीं कर सकता और देश के अंदर आतंकवादी गिरोह कोई आतंकी वारदात करने का दुस्साहस भी नहीं कर सकता। आप देख रहे होंगे ना कि कहीं कोई घटना अगर स्थानीय स्तर पर कोई पटाखा विस्फोट हो जाए तो पाकिस्तान पहले सफाई देता कि नहीं हमारा हाथ नहीं है, बोलता है ना। और नहीं तो पहले पाकिस्तान सीना तान के बोलता था। आज उसको मालूम है अगर वो करेगा तो मोदी जी का नेतृत्व में जो सरकार है ना, ये पाकिस्तान के अंदर घुस करके ही उनका काम तमाम कर देगी। चुनावी रैलियों में योगी की डिमांड इसलिए होती है क्योंकि वो खुलकर बोलते हैं, बेधड़क बोलते हैं। क्योंकि यूपी में लॉ एंड ऑर्डर को चुस्त दुरुस्त करने का क्रेडिट उनके पास है, इसलिए वो गुंडे माफियाओं को सीधे निशाने पर लेते हैं। योगी ने आज वर्धा में भी इसी का जिक्र किया। पालघर में संतों की हत्या की बात याद दिलाई, कहा कि यूपी में ऐसा होता तो उल्टा टांग देते। 25 करोड़ की आबादी है यूपी की आज। आप देखो भाजपा की वहां सरकार आने के पहले वहां दूसरे तीसरे दिन एक बड़ा दंगा होता था, कर्फ्यू लगता था। आज हमने कर्फ्यू पे ताला लगा दिया, कर्फ्यू लगता नहीं वहां, अब कर्फ्यू नहीं लगता है। पिछले 7 वर्ष में यूपी में कोई दंगा नहीं हुआ, अनुमान करिए यूपी में कोई दंगा नहीं हुआ। यहां पे तो आपने देखा ना, हमारे 3 संतों की हत्या कर दी गई थी पालघर में, और यूपी में कोई नहीं कर सकता। उसको मालूम है कोई करेगा उल्टा टांग देंगे उसको। बहनों और भाइयों, 25 करोड़ की आबादी है
और कोई कर्फ्यू नहीं, धूम धड़ाके के साथ कावड़ यात्रा निकलती है। वहां पे शिव भक्तों की करोड़ों लोग भाग लेते हैं, कुंभ में करोड़ों लोग भाग लेते हैं। और यही नहीं, अयोध्या धाम में इस समय रामलला का दर्शन करने के लिए लाखों श्रद्धालु प्रतिदिन आ रहा है, कहीं कोई संकट नहीं। और इसीलिए बहनों और भाइयों में आया हूं, देश की जो आवाज है, राष्ट्र की आवाज को महाराष्ट्र की आवाज के साथ जुड़ जाना चाहिए, दोनों आवाज एक होनी चाहिए। महाराष्ट्र में बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने कैंपेन शुरू कर दिया है, लेकिन महाविकास अघाड़ी में अभी भी सीटों का झगड़ा नहीं सुलझा। हालांकि आज संजय राउत ने दावा किया कि सारी बात पक्की हो गई है, रात में सब फाइनल हो जाएगा, कल सुबह ऐलान कर देंगे कि कौन कितनी सीटों पर लड़ने जा रहा है। वाले जो शिवसेना का पार्टी ऑफिस है, वहाँ 11 बजे महाविकास अघाड़ी की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। मुझे लगता है महाविकास अघाड़ी में सब कुछ ठीक है और ठीक हो गया है, ये बताने के लिए ये पत्रकार परिषद है। हमारे अघाड़े में कोई भी बिगाड़ी नहीं है, बिगाड़ी तो मुझे सामने दिख रही है। अब तक उनकी सीट शेयरिंग नहीं हो गई है, खिंचमतानी चल रही है। दरअसल शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी में सांगली, भिवंडी और मुंबई यहां की सीटों का मामला फंसा हुआ है। हालांकि संजय राउत कह रहे हैं कि सब फाइनल है, कोई मतभेद नहीं है, लेकिन कांग्रेस सांगली की सीट छोड़ने को अब भी तैयार नहीं है। सांगली के कांग्रेस नेता विश्वजीत कदम ने आज बालासाहेब थोराट और पृथ्वीराज चौहान से मुलाकात की और इसके बाद बालासाहेब थोराट ने संजय राउत के दावे को गलत भी बता दिया। उन्होंने कहा कि सांगली सीट पर कांग्रेस का दावा अभी भी बरकरार है, कांग्रेस हाईकमान उद्धव ठाकरे से बातचीत कर रहा है। सांगलीचा जागेचा आग्रह आमचा। सांगली सीट के मुद्दे पर दिल्ली से हमारे नेता बातचीत कर रहे हैं। कांग्रेस लीडरशिप उद्धव ठाकरे से बात करके कोई रास्ता निकालेगी। सांगली सीट पर हमारा दावा आज भी कायम है। शिवसेना को भी ये ख्याल रखना होगा कि आपके बयानों से आपके दोस्त का दिल न दुखे। गठबंधन में भी कुछ भी गड़बड़ नहीं होगी, लेकिन उन्हें ये हमारे कार्यकर्ताओं और नेताओं की भावना को समझना होगा। आज कुछ ना कुछ फैसला हमें लेना ही होगा, क्योंकि कल गुड़ी पाड़वा है और आज अंतिम फैसला होना जरूरी है। आज अंतिम निर्णय हो। महाविकास अघाड़ी में दिक्कत सिर्फ सीटों को लेकर नहीं है, बल्कि उम्मीदवारों को लेकर भी है। उद्धव ठाकरे की पार्टी ने मुंबई की नॉर्थ वेस्ट सीट से अमोल कीर्तिकर को उम्मीदवार बनाया है। अब कीर्तिकर पर खिचड़ी घोटाले का आरोप है, उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। ईडी ने आज अमोल कीर्तिकर से मुंबई के दफ्तर में पूछताछ की है। कीर्तिकर से ईडी ने तीसरी बार जांच की, पूछताछ की। करीब 7 घंटे तक चली पूछताछ के बाद जब अमोल कीर्तिकर बाहर आए तो उन्होंने कहा कि ईडी के सारे सवालों के जवाब उन्होंने दे दिए हैं, उन्हें अगली पूछताछ के लिए कोई डेट नहीं दी गई है, लेकिन ईडी अगर बुलाएगी तो दोबारा जाएंगे। लेकिन अब इस सीट पर दावेदारी कर रहे संजय निरुपम फुल फॉर्म में। संजय निरुपम ने कहा कि अमोल कीर्तिकर तो सिर्फ मोहरा है, खिचड़ी घोटाला तो संजय राउत ने किया है, इसलिए इस मामले में सबसे पहले संजय राउत को गिरफ्तार करना चाहिए। असली खिचड़ी चोर तो संजय राउत है और खिचड़ी घोटाले का किंग पिन और सूत्रधार तो स्वयं संजय राउत है। इनकी अपनी बेनामी कंपनी है जिसमें इनके साथ के घोषित पार्टनर हैं सह्याद्री रिफ्रेशमेंट। सह्याद्री रिफ्रेशमेंट को कोविड के जमाने में जब बीएमसी ने खिचड़ी सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट देना शुरू किया तो 6 करोड़ 37 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिला। उनको कॉन्ट्रैक्ट मिला था कि 33 रुपए में 300 ग्राम खिचड़ी आप सप्लाई करें। चूंकि अनुभव नहीं था, इसलिए वो पूरा खिचड़ी बनाने के बजाय उन्हें एक सब कॉन्ट्रैक्ट दिया और सब कॉन्ट्रैक्ट देते समय 16 रुपए में सिर्फ 100 ग्राम खिचड़ी सप्लाई करने का आदेश दिया। मतलब गरीब लोगों के लिए जो 300 ग्राम की खिचड़ी थी उसमें 200 ग्राम खिचड़ी संजय राउत की कंपनी ने और उसने चुरा ली। इसके बदले उनको 1 करोड़ की रिश्वत मिलती है, दलाली मिलती है। वो दलाली वो अपनी प्यारी सी बेटी और भाई और अपने पार्टनर के नाम पे लेते हैं। संजय राउत ने पहले भी अपनी पत्नी के नाम पे रिश्वत ली पतराचाल घोटाले में, अब वो बेटी के नाम पे रिश्वत ले रहा है। तो ऐसा संजय राउत जो स्वयं खिचड़ी घोटाले में शामिल है उसकी भी जांच होनी चाहिए और उसकी जांच के लिए ईडी को प्राथमिकी दर्ज करनी चाहिए और उसकी जांच के दरमियान उसको गिरफ्तार करना चाहिए। ये मांग लेकर के मैं आज आपके सामने।
संजय निरुपम को जवाब दिया उद्धव ठाकरे की पार्टी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने। उन्होंने कहा संजय निरुपम फूके हुए कारतूस हैं, वो इस तरीके के बयान देकर सनसनी फैलाना चाहते हैं, बीजेपी को खुश करना चाहते हैं ताकि वहां से टिकट मिल जाए। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि निरुपम जो कहते हैं कहते रहें, कोई उनको सीरियसली नहीं लेता। एक्चुअली गंभीर घोटाला उनके सर पे है, उनके दिमाग में है, संजय निरुपम जी के। और घोटाला इनके दिमाग में इसलिए है क्योंकि उनको सीट टिकट नहीं मिली, उम्मीदवारी नहीं मिली। ये वो संजय निरुपम जी हैं जहां उनके साथ 5 लोग नहीं खड़े हुए हैं कांग्रेस पार्टी के। ये वो संजय निरुपम जी हैं जब महाविकास आघाड़ी की मीटिंग्स होती थी, उनकी सीट शेयरिंग को लेकर सबको पता था कि क्योंकि ये शिवसेना की विनिंग सीट है, हम उस पर दावेदारी नहीं ठोकेंगे। ये वो संजय निरुपम जी हैं जो एक बुझे हुए कारतूस हैं, अब धमाका करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कितनी भी कोशिश कर ले, और भाषा किसकी बोल रहे हैं? भाषा बोल रहे हैं बीजेपी की, इस उम्मीद में कि बीजेपी उन पे रहम करेगी और इनको टिकट दे देगी। पर मैं आपको कह दूं और कॉन्फिडेंस से कह रही हूं, आप संजय राउत जी पे आरोप लगाने की कोशिश करिए या अमोल कीर्तिकर जी पे लगाने की कोशिश करिए, जनता जान रही है किस तरीके से ईडी, सीबीआई, आईटी का इस्तेमाल हो रहा है केंद्र सरकार की तरफ से। संजय राउत जी ने तो अग्नि परीक्षा दी है। जेल में रहकर जब उनको बेल मिली थी, क्लियरली कहा था कि एक सिविल केस को क्रिमिनल केस बनाने की कोशिश की, उनको फंसाने का काम हुआ है। तो ये कितने भी आरोप लगा ले, वो आरोप 5 उंगलियां उनकी तरफ भी आती हैं कि आप तब तक क्यों चुप रहे थे जब तक आपकी उम्मीदवारी जाहिर नहीं हुई। महाविकास आघाड़ी में जमकर बयानबाजी हो रही है, लेकिन शरद पवार को इस बार सबसे ज्यादा टेंशन है अपनी बारामती की सीट की। वैसे लोकसभा सीट पर शरद पवार का दबदबा रहा है, लेकिन इस बार वहां के समीकरण बदल गए। शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले के सामने अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार उम्मीदवार है, और यह पहला मौका है जब शरद पवार को बारामती में चुनाव के दौरान डेरा डालना पड़ा। आज एक चुनावी रैली में शरद पवार ने कहा कि जो लोग ये सोचते हैं कि वो बूढ़े हो गए हैं, उन्हें वो बताना चाहते हैं कि वो रुकने वाले, थकने वाले नहीं है। शरद पवार ने कहा कि एक दौर था जब मोदी उन्हें अपना राजनीतिक गुरु कहते थे, अब वक्त बदल गया है, लेकिन तानाशाही के खिलाफ उनकी लड़ाई अब भी जारी है। नरेंद्र मोदी जब बारामती आए तो उन्होंने कहा कि मैंने आज जो कुछ किया वो शरद पवार की उंगली पकड़कर सीखा है। ये बात देश के प्रधानमंत्री ने उस वक्त कही थी जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, लेकिन वही नरेंद्र मोदी आज अलग भूमिका लेते हैं। क्या हम इसे लोकतंत्र कह सकते हैं? ये तानाशाही है। अगर हमने ये तस्वीर नहीं बदली तो आने वाले समय में सत्ता मुट्ठी भर लोगों के हाथ में चली जाएगी। सत्ता जब एक व्यक्ति के हाथ में रहती है तो भ्रष्ट हो जाती है। सत्ता नरेंद्र मोदी के हाथ में केंद्रित हो गई है और हमें सत्ता को उनके हाथ से छुड़ाना होगा। मेरे विरोधी मेरी उम्र का जिक्र करते हैं। मेरी उम्र 82-84 साल गिनाते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि तुमने अभी तक मुझे देखा ही कहाँ है। मैं रुकने थमने वाला शख्स नहीं हूँ। जब तक आप लोग मेरे साथ हैं तब तक मैं आपकी सेवा करता रहूंगा। बारामती में अजीत पवार ने भी पूरी ताकत लगा दी है। सुनेत्रा पवार भी घूम घूम कर प्रचार कर रही हैं, लेकिन चुनाव के दौरान परिवार के सदस्य एक दूसरे पर पर्सनल अटैक नहीं कर रहे। सुनेत्रा पवार ने कहा कि लोगों की मांग पर उन्हें बारामती से कैंडिडेट बनाया गया है। उन्हें सुप्रिया सुले से कोई नाराजगी नहीं है। लड़ाई विचारधारा की है, परिवार तो आज भी एक ही है। विपक्षी आरोप लगाते हैं कि उन्होंने अपने पार्टी को तोड़ दिया, अपने परिवार को तोड़ दिया। आप जब ऐसे आरोपों को सुनती हैं तो क्या मन में होता है और किस तरीके से आप जवाब देती हैं? मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हुआ है, क्योंकि वो तो पार्टी में है, पार्टी प्रमुख है वो अभी तो। सुप्रिया सुले हैं आपके खिलाफ, आपके ही परिवार की हैं। वो लगातार मीडिया में यही कह रही हैं या अपने बयानों में ये कह रही हैं, आपको आप अपनी माँ बता रही हैं और बोल रही हैं कि माँ हैं वो हमारी। माँ से किस बात की लड़ाई? हाँ, मैं तो वही आपसे सबसे मैं बोल रही हूँ कि ये राजनीति जो है वैचारिक लड़ाई है ये तो रिलेशन की लड़ाई नहीं है। तो राजनीति के तरफ और रिलेशन की जगह होना चाहिए, यही मेरा भी कहना है। लेकिन ये इस बयान को कैसे देखती हैं आप कि सुनेत्रा वहिनी तो हमारी माँ हैं? वो हमारे रिलेशन तो अच्छे ही है ना। चुनाव प्रचार कैसा चल रहा है? बहुत ही अच्छा चल रहा है। आपने देखा सुबह से कितना अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है, कितने लोग उत्साह से शामिल हो रहे हैं सब प्रचार फेरीज में। कहीं कहीं पे मैं जा रहा हूँ तो लोगों के अंदर एक बड़ी अफसोस सी चीज़ दिखती है। उनका कहना है कि अगर दोनों साथ में ही रहते, परिवार एक ही रहता तो ज़्यादा बेहतर रहता। हाँ, वो तो पिछले 50 सालों से सब इकट्ठा देखते आए, तो वो तो बॉन्डिंग था।
तो लोगों में थोड़ा सा कुछ है अभी ऐसा। कंफ्यूजन तो नहीं है ना लोगों में कि किसको वोट देना? कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन लगता तो है। मतलब किससे वोट देना है इसको लेके कंफ्यूजन तो नहीं है लोगों में? कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि जब तक मैं उम्मीदवार नहीं थी तब तक थोड़ा सा कुछ था उनके, लेकिन जब से मैं उम्मीदवार हूँ तब तक सब लोगों में प्योरिटी आ गई है। उनमें अपना जो भी विचारधारा है उन्होंने अभी क्लियर की है। महाराष्ट्र में एक और परिवार में झगड़ा चल रहा है और लंबे वक्त से चल रहा है। वो परिवार है ठाकरे परिवार। उद्धव ठाकरे महाविकास अघाड़ी का हिस्सा हैं, लेकिन राज ठाकरे ने अभी ऐलान नहीं किया है कि वो किस तरफ जाएंगे। हालांकि राज ठाकरे ने दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात की थी, लेकिन अपने पत्ते अभी तक नहीं खोले। कल गुड़ी पड़वा के मौके पर राज ठाकरे एक रैली करने जा रहे हैं और इस रैली में राज ठाकरे इस बात का ऐलान करेंगे कि वो किस तरफ हैं। आज देवेंद्र फडणवीस ने उम्मीद जताई कि राज ठाकरे महायुति के साथ मिलकर ही चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि उनकी विचारधारा भी वही है जो भाजपा की है। राज ठाकरे जी ने कहा है कि उनकी भूमिका वो कल स्पष्ट करेंगे, तो मैं अपेक्षा व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मोदी जी को समर्थन देना चाहिए। पिछले कुछ सालों में उन्होंने जो हिंदुत्व का एजेंडा दिया है, उनका हिंदुत्व का एजेंडा ये हमारे एजेंडे से मिलता जुलता इस प्रकार का मिलने वाला एजेंडा है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रकार की ताकतें बटी रहे ये ठीक नहीं है, और मैं अपेक्षा व्यक्त करता हूं कि वो निश्चित रूप से मोदी जी के साथ जाएंगे। महाराष्ट्र अकेला राज्य है जहां एंटी मोदी मोर्चा इंटैक्ट है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना, शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस तीनों मिलकर लड़ रहे हैं। इसलिए बीजेपी को महाराष्ट्र की चिंता तो है, लेकिन अब तक महाविकास अघाड़ी में सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया है। कुछ सीटों पर बागी भी हैं, इसलिए फिलहाल महायुति आगे दिख रही है। और अगर राज ठाकरे भी भाजपा के साथ आ जाते हैं तो महायुति को इसका फायदा जरूर मिलेगा। बंगाल में बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस का चुनावी झगड़ा आज दिल्ली तक पहुंच गया। तृणमूल कांग्रेस के नेताओं का डेलीगेशन आज इलेक्शन कमीशन पहुंचा और इसके बाद हुआ जबरदस्त हंगामा। असल में टीएमसी के 10 नेता सेंट्रल एजेंसीज की शिकायत लेकर चुनाव आयोग पहुंचे थे। एनआईए ने 2 दिन पहले पूर्वी मिदनापुर के भूपति नगर में एक बम धमाके के आरोपी को पकड़ने के लिए देर रात छापा मारा। इल्जाम है कि स्थानीय लोगों ने एनआईए की टीम पर हमला कर दिया। वहीं गांव के लोगों ने एनआईए और सीआरपीएफ की टीमों पर औरतों के साथ बदसलूकी करने, छेड़खानी और मारपीट करने का इल्जाम लगाया था। इस मामले में बंगाल पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज की है। आज टीएमसी के नेता डोला सेन, डेरेक ओब्रायन, सागरिका घोष, शांतनु सेन, साकेत गोखले और नदीम उल हक और इनके अलावा अबीर बिस्वास ये चुनाव आयोग पहुंचे। चुनाव आयोग से जांच एजेंसियों की शिकायत करने के बाद तृणमूल कांग्रेस के सारे नेता चुनाव आयोग की बिल्डिंग के बाहर धरने पर बैठ गए। हाथों में बैनर पोस्टर थे। सेंटर की चारों जांच एजेंसियों ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और एनआईए के चीफ को हटाने की मांग कर रहे थे, लेकिन इस इलाके में धारा 144 लागू होने का हवाला देकर दिल्ली पुलिस ने धरने पर बैठे नेताओं से अपना धरना खत्म करने को कहा। लेकिन जब उन्होंने बात नहीं सुनी तो पुलिस ने इन सबको जबरदस्ती बस में बैठाया और वहां से थाने ले गए। हमारे साथ जारी है, संभालिए हमारे साथ। इतना डरपोक मत होइए, छोड़िए मेरे को उठाइए। इससे पहले ममता बनर्जी ने भी भूपति नगर में एनआईए की रेड का मुद्दा अपनी रैली में उठाया। बांकुरा में चुनाव प्रचार के दौरान ममता बनर्जी ने कहा कि ईडी और सीबीआई बीजेपी के भाई भाई हैं। ममता ने पूछा, जब लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है तो एनआईए ने आधी रात के बाद लोकल पुलिस को बताए बगैर कैसे छापा मारा? क्या वजह थी कि एनआईए ने यह जानकारी पुलिस को नहीं दी? ममता ने कहा कि मोदी बंगाल में आते हैं और कहते हैं कि किसी को नहीं छोड़ेंगे। इसका मतलब यह है कि वो सारे भ्रष्ट नेताओं को बीजेपी में शामिल करा लेंगे। ममता ने पूछा, बीजेपी जो दिन रात करप्शन करती रहती है, वो जरा ये तो बताए कि कह देने भर से भ्रष्टाचार खत्म हो जाता है क्या? কথা বলছে দুর্নীতি, কোথায় দুর্নীতি প্রমাণ করে দেখাও। মুখে বললে হয়ে গেল? চোরদের সম্রাট, গুন্ডাদের সম্রাট, কয়লার সম্রাট। কেন তোমার গরু আসে উত্তরপ্রদেশ দিয়ে টাকা খেতে খেতে, রাজস্থান দিয়ে টাকা খেতে খেতে বাংলায় কেন ঢোকে? আমরা চাই না বাংলা দিয়ে আসুক। ওটা কার আন্ডারে? বিএসএফ, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের আন্ডারে। কয়লা কার আন্ডারে? সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের আন্ডারে। নিজেরা সামলাতে পারো না ঝুমলা সরকার, ভাওতাবাদ সরকার, গুন্ডাদের সরকার, চোরদের সরকার।
কুৎসিত ভাষা বলা সরকার, কলঙ্কিত সরকার, গণতন্ত্রকে ধুল্লুণ্ঠিত করেছো, কলঙ্কিত করেছো, কুৎসিত করেছো। ममता बनर्जी ने कहा मोदी बंगाल आते हैं लेकिन जनता के मुद्दों की बात नहीं करते। जलपाईगुड़ी आए लेकिन तूफान पीड़ितों से नहीं मिले। ममता ने कहा मोदी जुमलेबाजी के उस्ताद हैं। दीदी ने अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का मुद्दा भी उठाया और कहा कि बीजेपी ने देश के इकलौते आदिवासी मुख्यमंत्री को भी नहीं छोड़ा, उन्हें भी जेल में भेज दिया। अब जनता बीजेपी को जरूर सबक सिखाएगी। चुन चुन के अरेस्ट करेगा, सबको जेल में भेजेगा। अरे अभी तो जेल हो गया, अभी तो हिंदुस्तान को जेल बना दिया, लोकतंत्र को अब जेल बना दिया, गणतंत्र को अब जेल बना दिया। हर जगह में जेल तो पहले ही बना दिया। आपका एक पॉकेट में एनआईए और एक पॉकेट में सीबीआई, एक पॉकेट में ईडी तो और एक पॉकेट में इनकम टैक्स। एनआईए सीबीआई बीजेपी का भाई भाई। किसको धमकी दे रहा है आप? हम लोग आपको डरते नहीं हैं। हमारा 5 लड़का अरेस्ट होगा तो उसको बीबी रास्ता में निकालेगा। अगर आपका हिम्मत है जनता को वोट लेकर, राय लेकर जीतने के लिए, तो आप क्यों अरेस्ट कर रहे हैं? क्यों आप हेमंत को अरेस्ट कर रहे हैं? ट्राइबल लीडर दिल्ली का चीफ मिनिस्टर को भी अरेस्ट करके रखा है, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो और भी ज्यादा वोट में ये लोग जीतेगा। आप हमारा इधर में परसों भी रात में जाके महिला लोगों को तंग किया, और तंग करके अभी कहता है महिला लोगों ने मेरे को अटैक किया। क्यों रात में हम जाएंगे? और लॉ एंड ऑर्डर इज स्टेट सब्जेक्ट। पुलिस को नहीं बता के आप 3 बजे जाके हमला करते हैं महिला के ऊपर और 5 बजे पुलिस को इंफॉर्मेशन देता है। ये क्या कोई तरीका है? वहीं बंगाल विधानसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन शुभेंदु अधिकारी ने आज इलेक्शन कमीशन के स्पेशल पुलिस ऑब्जर्वर से मुलाकात की। शुभेंदु अधिकारी ने इलेक्शन कमीशन से मांग की कि बंगाल में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हटने के 3 महीने बाद भी सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती बरकरार रखी जाए, क्योंकि बंगाल में चुनाव के बाद भी भयंकर हिंसा का इतिहास रहा है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि वो इस बारे में केंद्र सरकार को भी चिट्ठी लिखेंगे, क्योंकि बंगाल में विधानसभा और पंचायत के चुनावों के बाद भी हिंसा हुई थी, कई लोग मारे गए थे। डिमांड इज वेरी सिंपल, ये यहाँ एमसीसी हटने के बाद भी 3 महीने तक सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स को रहना चाहिए टू प्रिवेंट द गुंडा पैट्रोनाइज बाय द टीएमसी and save the common people and voters for the greater interest of the constitution and democracy. We raised some important issues, especially 2020 after 2021 general election post-poll violence issue, order passed by the High Court, NHRC report, and the 2023 panchayat election experience. और जो डिमांड था हम लोग रखा है, जो एक्सपीरियंस था वो रखा है, उसका सपोर्ट में कुछ डॉक्यूमेंट हम लोग उसको सब ज्ञापन दिया है। उसका बाद उनको ड्यूटी है, जो करना है करेगा। जो बात शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं, इसका एक एग्जाम्पल आज वेस्ट बंगाल के दुर्गापुर में देखने को मिला, जहां बीजेपी और टीएमसी के वर्कर्स आपस में भिड़ गए। पुलिस के सामने ही दोनों पार्टियों के समर्थक एक दूसरे के खिलाफ नारे लगाते रहे। उस वक्त बर्धमान दुर्गापुर सीट से बीजेपी उम्मीदवार दिलीप घोष भी मौजूद थे। असल में आज दिलीप घोष दुर्गापुर के न्यू टाउनशिप इलाके में चाय पर चर्चा के लिए पहुंचे थे। तभी कुछ महिलाएं वहां पर आईं और हंगामा करने लगी। उनके पीछे पीछे कुछ आदमी भी वहां पहुंच गए। पहले इन लोगों ने खुद को आम जनता बताया, मगर बाद में हंगामा करने वालों ने टीएमसी का झंडा लेकर बीजेपी उम्मीदवार दिलीप घोष के खिलाफ नारे लगाने शुरू कर दिए। जवाब में बीजेपी वर्कर्स ने भी नारे लगाए। नौबत हाथापाई तक पहुंच गई और बाद में पुलिस ने किसी तरह दोनों पार्टियों के वर्कर्स को शांत कराया। बीजेपी सांसद दिलीप घोष ने कहा कि उनके सपोर्ट में भारी भीड़ जुटी थी और इसी से टीएमसी के वर्कर हंगामा करने लगे। बंगाल में चुनावी हिंसा कोई नई बात नहीं है। पंचायत चुनाव हुआ, हिंसा हुई। लोकल बॉडी इलेक्शन में हिंसा हुई। असेंबली इलेक्शन में जोरदार हिंसा हुई। पंचायत इलेक्शन में बीजेपी के सपोर्टर जीते थे, वो 2-2 साल तक अपने घर नहीं जा पाए।
इसलिए शुभेंदु अधिकारी ने इस बार चुनाव के 3 महीने बाद तक बंगाल में सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती की मांग की है। आइए बात करते हैं आम आदमी पार्टी की। आज आम आदमी पार्टी ने अपना इलेक्शन कैंपेन शुरू कर दिया और ऐलान किया गया कि अब आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को ही चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा बनाएगी और कैंपेन का नारा होगा जेल का जवाब वोट। इस कैंपेन के तहत पूरी दिल्ली में जो पोस्टर लगाएंगे उसमें अरविंद केजरीवाल को सलाखों के पीछे दिखाया गया है। यह नए कैंपेन थीम लॉन्च करते हुए आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि वो लोगों से अपील करते हैं कि तानाशाही का जवाब अपने वोट से दें। यह सोचकर वोट दें कि अगर केजरीवाल दिल्ली के सीएम नहीं रहे तो क्या उन्हें फ्री में बिजली, पानी जैसी सुविधाएं मिल पाएंगी। मैं तो सिर्फ दिल्ली के लोगों से हाथ जोड़कर यही प्रार्थना और अपील करूंगा कि जब भी आप अपना वोट देने के लिए जाइएगा तो अरविंद केजरीवाल जी का चेहरा याद करके जाइएगा और साथ ही साथ अपने घर में जो बिजली का बिल पड़ा हुआ है, जो जीरो आता है, उसको देख कर जाइएगा। अपने बच्चे का चेहरा देखकर जाइएगा जो मकड़ी के जाले वाले स्कूल से आज एयर कंडीशन कमरे वाले स्कूल में बैठकर पढ़ता है, उसके चेहरे को देख के जाइएगा। इसलिए नारा दिया है जेल का जवाब वोट से। दिल पे हाथ रख के सोचिएगा। मैं दिल्ली वालों से कहना चाहता हूं, अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नहीं रहे तो क्या ये सारी सुविधाएं, बिजली, पानी, चिकित्सा, स्वास्थ्य, ये बस की फ्री यात्रा, ये बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा, ये क्या आपको मिल पाएगी? लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी अब दिल्ली में शराब घोटाले के साथ साथ जल बोर्ड घोटाले को बड़ा मुद्दा बना रही है। आज इसी मुद्दे पर विधानसभा में जबरदस्त हंगामा हुआ। असल में दिल्ली सरकार ने सरकारी अस्पतालों में दवाओं की कमी पर चर्चा के लिए असेंबली का सेशन बुलाया था, लेकिन बीजेपी के विधायकों ने जल बोर्ड घोटाले पर दिल्ली सरकार की रिपोर्ट पर चर्चा की मांग उठा दी। स्पीकर ने परमिशन नहीं दी तो बीजेपी के विधायकों ने नारेबाजी शुरू कर दी। स्पीकर रामनिवास गोयल ने मार्शल से कहकर बीजेपी के विधायकों को सदन से बाहर निकलवा दिया। इसके बाद विधानसभा में दिल्ली के अस्पतालों में दवाओं की कमी को लेकर कुछ देर तक चर्चा की गई और फिर असेंबली को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। सदन से निकाले जाने के बाद बीजेपी के विधायक सदन के बाहर तख्तियां लेकर केजरीवाल और उनकी सरकार के खिलाफ नारे लगाने लगे। बीजेपी की मांग है कि सीबीआई जल बोर्ड घोटाले में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करे। दिल्ली विधानसभा में नेता विपक्ष रामबीर सिंह विधूड़ी ने कहा कि केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने तक बीजेपी का आंदोलन जारी रहेगा। जल बोर्ड घोटाले की जांच हो रही है और हो सकता है कि इस मामले में अगले कुछ दिनों में एक्शन शुरू हो भी जाए, लेकिन शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी की परेशानियां और बढ़ रही हैं। ईडी ने आज आम आदमी पार्टी के विधायक दुर्गेश पाठक से करीब 6 घंटे पूछताछ की। ईडी का आरोप है कि शराब घोटाले का जो पैसा गोवा चुनाव में खर्च किया गया उसमें दुर्गेश पाठक का हाथ हो सकता है, क्योंकि गोवा चुनाव में दुर्गेश पाठक भी पार्टी के को इंचार्ज थे। सितंबर 2022 में जब ईडी ने विजय नायर के यहां छापा मारा था तो दुर्गेश पाठक उस वक्त वहां मौजूद थे। उस वक्त ईडी ने दुर्गेश पाठक का फोन भी लिया था। आज ईडी ने अरविंद केजरीवाल के पर्सनल सेक्रेटरी विभव कुमार से भी पूछताछ की। लगभग 5 घंटे तक विभव से सवाल जवाब किए। विभव कुमार को ईडी ने पहले पूछताछ के लिए बुलाया था। दुर्गेश पाठक को दोपहर के बाद तलब किया गया था। दोनों से शराब घोटाले की मनी ट्रेल को लेकर सवाल पूछे गए। आम आदमी पार्टी ने इल्जाम लगाया कि ईडी बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है। चुनाव में आम आदमी पार्टी को प्रचार से रोकने के लिए उसके नेताओं को परेशान किया जा रहा है। ये धीरे धीरे करके सबको बुलाएंगे, जिनको भी लगता है कि ये उनके रोड़े आ सकते हैं या उनकी जो प्लानिंग है उसमें अड़ंगे खड़े कर सकते हैं, वो सबको बुलाएंगे। ये रुकेंगे नहीं। इनको ऐसा इनका मानना है कि जब तक इनके प्लान और इनका स्ट्रैटेजी ये है कि जब तक पार्टी को ये छिन्न भिन्न नहीं कर लेते तब तक ये करते रहेंगे। लेकिन मैं उनको बता दूं, आम आदमी पार्टी का एक भी बीज अगर बाहर रह गया तो वो फिर से जर्मिनेट करेगा और फिर से बड़ा वृक्ष का रूप लेगा। इनको मैं कहना चाहता हूं कि चुनाव में जो मर्जी आप अत्याचार और अन्याय करो, हम काफी हैं इनसे निपटने के लिए। बड़ी बात यह है कि आम आदमी पार्टी के नेता दावा कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे, जेल से सरकार चलाएंगे। लेकिन दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना ने होम मिनिस्ट्री को चिट्ठी लिखकर कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली के अस्पतालों में दवाओं की कमी है, वाटर सप्लाई पर असर पड़ रहा है और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो इस मुद्दों पर बात किससे करें। एलजी का कहना है कि चीफ मिनिस्टर केजरीवाल हैं, जेल में। उनके मंत्री बार बार बुलाने के बाद भी लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ मीटिंग के लिए तैयार नहीं है।
एलजी कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार के मंत्रियों के इस उदासीन रवैये के कारण दिल्ली की जनता को मुश्किल हो रही है। अब एलजी की इस चिट्ठी का क्या असर होगा, यह आने वाले कुछ दिनों में दिखेगा। सिंधिया परिवार की चौथी पीढ़ी भी इस बार के चुनावी रण में एक्टिव हो गई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महाआर्यमन सिंधिया गुना शिवपुरी सीट पर अपने पिता के कैंपेन की कमान संभाले हुए हैं। 2019 चुनाव में इसी सीट से ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी के उम्मीदवार से चुनाव हार गए थे, लेकिन अब सिंधिया खुद बीजेपी के उम्मीदवार हैं। इस बार ज्योतिरादित्य सिंधिया के अलावा उनकी पत्नी प्रियदर्शिनी राजे सिंधिया और उनके बेटे महाआर्यमन कड़ी धूप में पूरे इलाके में घूम रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। महाआर्यमन ने आज इंडिया टीवी के संवाददाता अनुराग अमिताभ से बात की, कहा कि वो गुना के लोगों के साथ लंबे वक्त से जुड़े हैं। महाआर्यमन ने कहा कि जो लोग सिंधिया खानदान पर गद्दारी का आरोप लगाते हैं, उन्हें एक बार ठीक से इतिहास पढ़ लेना चाहिए। मैंने एक चीज बहुत अच्छी तरह से समझ लिया है कि आपकी जो चमड़ी होती है वो बहुत मजबूत होनी चाहिए और बहुत थिक होनी चाहिए। लोगों को कहने दो जो कहना है, लेकिन आपको अपने मार्ग पे रहना है, आपको अपने सोच और विचार पे लेना है, आपको प्रगति के मार्ग पे रहना है और आपको लोगों को खुश करना है। आप हर एक व्यक्ति को खुश नहीं कर पाओगे और आप हर एक व्यक्ति को आप क्या कहते हैं, आप उनको बिलीफ नहीं दे पाओगे। तो लोग कहेंगे, बुरे भी कहेंगे, अच्छी चीज भी कहेंगे, लेकिन आपकी जो चमड़ी है वो मोटी रहनी चाहिए। सवाल अच्छा कांग्रेस भी उठाती है सिंधियास के इतिहास पर जो पुराना रहा है, स्वतंत्रता उस लड़ाई को लेकर बात चलती रही है, ये इतिहास को कैसे लेते हैं आप? क्योंकि देखिए फील तो होता होगा। हाँ, देखिए मैं तो यही कहूँगा कि हमारी गलती नहीं है कि कुछ लोग इतिहास पढ़ते नहीं है, लेकिन अगर आप गौर से इतिहास पढ़ेंगे तो आप रानी लक्ष्मीबाई के बारे में भी बात करें तो हमारे परिवार ने हमारी जो पूरी जो खजाना का चाबी था उन्होंने लक्ष्मीबाई को चुपचाप से दे दिया था। तो हम चुपचाप से काम कर रहे थे, चुपचाप से रानी लक्ष्मीबाई, तांतिया तोपे को मदद कर रहे थे। महाआर्यमन सिंधिया राजघराने की युवराज है। गुना अशोकनगर की जनता भी उन्हें युवराज कहकर ही बुलाती है, लेकिन महाआर्यमन इलेक्शन कैंपेन में लोगों से घुल मिल रहे हैं, सड़क पर बैठकर चाय पी रहे हैं, स्ट्रीट फूड के स्टॉल्स पर जाकर नाश्ता कर रहे हैं। गुना में चाय नाश्ते की दुकान चलाने वाले दुकानदार ने अपने हाथों से उन्हें पोहा खिलाया, समोसा खिलाया। महाआर्यमन ने कहा कि वो खुद को युवराज नहीं मानते, ये लोगों की भावना है, उन्हें भी हर तरह का स्ट्रीट फूड खाना पसंद है। महाआर्यमन ने अमेरिका की येल यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है, अब वो अपना एक स्टार्टअप चलाते हैं, लेकिन उन्होंने दावा किया कि वो जड़ों से जुड़े हैं। भारत की संस्कृति, सनातन परंपरा और धर्म में उनकी गहरी आस्था है। महाआर्यमन इलेक्शन कैंपेन की शुरुआत रोज मंदिर में भगवान के दर्शन करके करते हैं। महाआर्यमन ने कहा कि यह पॉलिटिकल स्टंट नहीं है, उनका परिवार शुरू से ही धार्मिक कार्यों में लगा है। वाराणसी के घाटों का निर्माण उनके परिवार ने कराया था। महाआर्यमन ने कहा कि जिस राम मंदिर के लिए उनकी परदादी ने संघर्ष किया, उसे पूरा होते देखना उनकी पीढ़ी के लिए गर्व की बात है। आपने पूरे अभियान की शुरुआत मंदिर से की है, ये आस्था है या चुनाव के वक्त जो युवराज कहे जाते हैं महाआर्यमन निकले, ये श्रद्धा है, क्या है? ऐसे कुछ नहीं है। मैं अपना धर्म मानता हूँ और सुबह मैं चाहता था कि सबसे पहले मैं भगवान का जो आशीर्वाद है वो लेके अपना दिन शुरू करूँ। विपक्ष यही कहने लगता है कि आप धर्म का सहारा लेके वोट मांगे जाते हैं, आपको लगता है ऐसा है? ये आस्था है आपकी? बिल्कुल नहीं, धर्म तो हमारा धर्म ही है। आप वाराणसी में देखिए, हमारे जो घाट थे हमने पहले ही शुरू किया था। जो हिंदू के पुराने जो आर्किटेक्चरल घाट थे हमने ही बनाए थे वहाँ पे, और हमने ही शुरू किया था। जो पंडितों का जो टूर था, प्रवास था वाराणसी का, हमने ही शुरू किया था। तो ये धर्म की ऐसी बात नहीं है। राम मंदिर के जरिए वोट लिए जा रहे हैं या ये ऊपर भी एक आस्था का या सनातनी परंपरा का विषय? देखिए, ये हमारी देश की मांग थी कि किसी समय जो राम मंदिर है उसकी स्थापना हो। सालों से, पीढ़ियों से लोग कोशिश कर रहे थे। आपको पता है मेरी परदादी राजमाता विजय राजे सिंधिया, उनका काफी एफर्ट रहा। अभी जो मेरे लिए है सबसे महत्वपूर्ण चीज की मेरे समय में ये ऐसे चीज हुआ है, तो ये ऐतिहासिक है। कर्नाटक में वीर शैव लिंगायत कम्युनिटी के एक बड़े संत ने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। शिरहट्टी फकीरेश्वर मठ के प्रमुख फकीरा
विंगलेश्वर स्वामी ने ऐलान कर दिया है कि वो धारवाड़ लोकसभा सीट से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर चुनाव लड़ेंगे। धारवाड़ सीट से प्रहलाद जोशी बीजेपी के कैंडिडेट हैं। विंगलेश्वर स्वामी ने बीजेपी पर लिंगायत कम्युनिटी की अनदेखी करने का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि वो मजबूरी में राजनीति में उतर रहे हैं और चुनाव जीतकर समाज के हर वर्ग को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ेंगे। कर्नाटक में बहुत बड़ा कम्युनिटी है, बहुत बड़ा कम्युनिटियों को एक टिकट भी नहीं दिया। कुरुब लोगों को, रेड्डी लोगों को, जंगम लोगों को, अंबिग लोगों को, ऐसे बहुत समाजों को टिकट नहीं दिए हैं। केवल 2% में ये लोग हैं, फिर भी 3 टिकट दिए हैं। ये सामाजिक न्याय नहीं है। आपका फाइट प्रहलाद जोशी का विरुद्ध है या ब्राह्मण्स का विरुद्ध है? क्योंकि आप उन लोग आज तक प्रहलाद जोशी पर था। आज से मैं पूरा कर्नाटक को रक्षा करने के लिए कोशिश करता हूं। मेरा मठ में केवल लिंगायत नहीं, केवल दलित नहीं, केवल ब्राह्मण नहीं, हर समाज का प्रतिनिधित्व मेरा मठ में है। मैं हर समाज के लिए, हर समाज का हित के लिए मैं इस समय में राजकीय प्रवेश किया हूं। प्रहलाद जोशी से जब इसे लेकर रिएक्शन मांगा गया तो उन्होंने ज्यादा कुछ तो नहीं कहा, लेकिन ये जरूर कहा कि विंगलेश्वर स्वामी उनके बारे में जो कुछ भी कह रहे हैं वो उनके लिए आशीर्वाद साबित होगा। राष्ट्रीय स्तर का एक चुनाव है और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश में 10 साल जो परफॉर्मेंस हुआ है वो परफॉर्मेंस के ऊपर एक चुनाव है। राष्ट्रीय हित मद्देनजर रखते लोग वोट देते हैं, इसलिए मुझे इसमें ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ। हम तो हमारे मुद्दे पर चुनाव करते हैं। मैं तो इसके बारे में मेरा कुछ कमेंट नहीं है जी। मैंने तो जो बोलना है मैं बोल दिया हूँ। जो कुछ भी विंगलेश्वर स्वामी जी मेरे खिलाफ और मेरे बारे में कहा है वो मुझे आशीर्वाद ऐसे में मानता हूँ। धारवाड़ की सीट 2009 में बनी थी और तब से प्रहलाद जोशी लगातार 3 बार चुनाव जीते हैं। विंगलेश्वर स्वामी का विरोध बीजेपी से नहीं है, दरअसल वो प्रहलाद जोशी का ही विरोध कर रहे हैं। उन्होंने बीजेपी लीडरशिप से मांग की थी कि इस बार प्रहलाद जोशी को लोकसभा का टिकट ना दें, लेकिन जब बीजेपी ने उनकी बात नहीं मानी तो वो विंगलेश्वर स्वामी खुद मैदान में आ गए। अब चूंकि धारवाड़ के इलाके में लिंगायत समुदाय का असर है, इसलिए प्रहलाद जोशी को इसका नुकसान हो सकता है।